वेलकम बैक टू पीयू की पाठशाला। पीयू की पाठशाला में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो आपके सामने फिर से एक और न्यू क्लास लेकर आ गए हैं, MS वर्ड की क्लास नंबर 9। तो आज हम आपको पेज लेआउट टैब के बारे में बताने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे आप पेज लेआउट टैब पे क्लिक करते हैं तो आपको कुछ सेटिंग्स में दिखेंगे, जैसे कि पेज का मार्जिन है, ओरिएंटेशन है, साइज है। ठीक है, तो इट मीन्स आपके जो पेपर का जो लेआउट है, पहले क्लियर करते हैं लेआउट क्या होता है। ठीक है, जब आप अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हो, क्या आपका डॉक्यूमेंट देखने में कैसा लगेगा, किस एरिया पे काम करने वाले हो, पेज का साइज क्या सेट करोगे, तो इन सभी को हम पेज का लेआउट कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्या दिखा रहा है कि आपको यहाँ पे पेज का मार्जिन कितना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि पेज का साइज कितना है। ठीक है, तो आप पहले अपने पेज के साइज पे क्लिक करेंगे। जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो पहले अपने साइज, पेपर साइज को आप यहाँ पे लेंगे, क्योंकि आप उसी के बाद डिसाइड कर सकते हैं कि डॉक्यूमेंट कितना बड़ा प्रिंट आउट वाला आने वाला है। ठीक है, तो आप अपने पेपर साइज पे जाएंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन लिखा है लेटर, टैबलॉइड, लीगल, एग्जीक्यूटिव है, A3 है, A4, सबके अपने अपने साइजेस दिए गए होते हैं। ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइमिंग सभी लोग ज़्यादातर A4 का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। ठीक है, करने के लिए हम A3 में निकाल सकते हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि A3 का प्रिंटर काफ़ी महंगा आता है। ठीक है, बड़ा होता है, वो कॉमर्शियल कैटेगरी में आ जाता है। लेकिन A4 के प्रिंटर आपके डोमेस्टिक लेवल के आप लोग घरों में भी मिल जाएंगे। ठीक है, सभी घर में तो नहीं मिलता, कभी मतलब कुछ कुछ घर में मिल जाता है A4 प्रिंटर। ठीक है, कोई आपसे बोले स्पेशली कि मुझे कस्टमाइज पेपर चाहिए, मुझे अपने अकॉर्डिंग पेपर साइज सेट करना है, तो आप यहाँ जाकर पेपर साइज में जाकर अपने अकॉर्डिंग पेपर साइज भी सेट कर सकते हैं। इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप जो भी पेपर साइज चाहते हैं यहाँ से इसको क्रिएट कर सकते हो। इसकी भी एक लिमिटेशन होती है करने की, ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा हाई लिमिट तक करें, लेकिन इससे कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप उसको प्रिंट आउट निकालने के लिए आपको प्रिंटर का साइज भी उतना ही रिक्वायरमेंट पड़ेगा। माने कि आपने 10 बाई 10 फीट का पेपर दे दिया, तो A4 वाले प्रिंटर से तो पॉसिबल निकालना नहीं है ना। ठीक है, तो उसके लिए ऐसे कस्टमाइज प्रिंटर बनाए जाते हैं, वो अलग प्रिंटर होते हैं, इसको प्लॉटर वाला कहा जाता है, इसमें बड़ी बड़ी सीट आप प्रिंट आउट निकालते हो। ठीक है, तो नॉर्मली आप ज़्यादातर A4 पे ही काम करेंगे। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे A4 पेपर आपने सेट कर दिया, सेट करने के बाद में तो नेक्स्ट क्या आता है, जैसे हम अपने डॉक्यूमेंट को कुछ भी क्रिएट कर लेते हैं अपने हिसाब से। हमने यहाँ पे कुछ पैराग्राफ टाइप कर लिए हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे तकरीबन 4 पैराग्राफ टाइप कर लिए हैं। करने के बाद आप यहाँ देखते हैं कि हल्का हल्का सा यहाँ पे गैप यहाँ पे छुटा हुआ है। ठीक है, अभी तो जो जितने भी डॉक्यूमेंट का साइज यहाँ थोड़ा हट रहा है, ये आपका डॉक्यूमेंट का वेस्ट एरिया नहीं है। हम चाहते तो ऐसा भी कर सकते हैं कि बिल्कुल इसको यहाँ से भी लिख सकते हैं, हम ये यहाँ से बिल्कुल उसके यहाँ से लिख सकते हैं। अपने मार्जिन में छेड़छाड़ करने के बाद बिल्कुल बारीकी से यहाँ से लिख सकते हैं इसको, लेकिन इसका कुछ भी फायदा नहीं है। अब देखो इसका फायदा क्या है, मार्जिन का बेनिफिट क्या होता है। सपोज करें कि आपने कोई नोटिस निकाल दिया और यहाँ पे आपने लिख दिया, और नोटिस को आपने किसी फाइल के अंदर लगा दिया। ठीक है, ज्यादातर जो फाइल का डॉक्यूमेंट खराब कहाँ से होता है, उसके एजिस से होता है खराब। जब भी होता है तो बीच का एरिया जितना भी आपका सेफ रहता है। क्लियर हो गया, सबसे फर्स्ट फायदा ये वाला हो गया। प्लस सेकंड फायदा क्या है, अगर कोई भी आप कोई असाइनमेंट की बुक तैयार कर रहे हो कोई भी, तो साफ सी बात है उसमें आपको स्टेपलर करना पड़ेगा, बाइंडिंग करना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ता है इस तरह के, जिससे आप पेज को कर्ल करने में काफी इजी आपको हो जाए। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक मार्जिन छोड़ते हो, चलते हो। सपोज करो आप बिल्कुल यहाँ पर आ जाए, जैसे कभी कभी क्या होता, बचपन की बुक में क्या था कि स्टेपलर ज्यादा गहरा स्टेपलर लगा दिया तो पेज सही से खुल नहीं पाता था। ठीक है, तो इसकी हेल्प की वजह से इसमें थोड़ा मार्जिन छोड़ा जाता है कि अगर मैं बिल्कुल यहाँ से इसको लिखूँ तो फिर स्टेपलर करने का बिल्कुल भी स्पेस नहीं बचेगा। ठीक है, अगर पेपर में स्टेपलर हम यहाँ पे कर देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा पेज, अगर बुक में भी है तो आराम से उसको पेपर को आराम से पलटने में आपकी हेल्प हो जाएगी। तो जो बाइंडिंग होती है वो आपकी यहाँ से यानी कि लेफ्ट साइड से या टॉप साइड से होती है, नीचे से या फिर इस साइड से बाइंडिंग कभी भी नहीं होती है। क्लियर, तो मार्जिन को आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, जो भी आप चाहिए, नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट, सबके अपने अपने साइज दिए हुए हैं। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखें, सब कुछ सारे साइज प्रॉपर यहाँ पे लिखे हुए हैं, जितने भी आपको यहाँ पे साइज चाहिए। अब एक बारी आती है कि आप अपने जो भी आपका मार्जिन है, ठीक है, उसको आप क्या अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो आप कस्टम में जाएंगे। कस्टम में जाने के बाद में जो आपका मार्जिन है, आपका 4 साइड से आपको सेट करने का मौका मिलता है कि आप अपने मार्जिन को 4 साइड से कंट्रोल कर सकते हो। तो आप यहाँ अपने नीड के हिसाब से जैसे भी आप चाहें
इनको मैनेज कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं इसमें मार्जिन दे देता हूँ 0.2, क्या ही लेगा, 0.2 मार्जिन ले लिया, जो कि बहुत कम है, मना कर दिया इसने, या फिक्स करने के लिए बोल रहा है आपसे। हो गया, मेरे किसी काम का नहीं, कुछ भी काम का नहीं है। ठीक है, प्रिंट आउट निकालना, प्रिंट आउट निकल जाए। कभी कभी प्रिंट आउट जब निकालते हैं तो प्रिंटर कुछ मार्जिन छोड़ देता है ऑटोमेटिक अपने आप ही। ठीक है, तो आपका डाटा कट सकता है, ध्यान रखें इसका। तो ये मार्जिन आपको यूज़ नहीं करना। आप यहाँ पे नैरो या नॉर्मल रखें, ज़्यादा मॉडरेट रखें, बस। मॉडरेट का यूज़ होता है, ये देखो वाइट, देखो वाइट का जैसे कि कोई नोबल वगैरह लिखे होते हैं, कोई स्टोरी लिखी होती है तो लगभग 20 से में लिखी होती है। ठीक है, यहाँ पे हल्के हल्के ग्राफिक यूज कर लेते हैं, बाकी कुछ इस तरह से लिखी हुई होती है। क्लियर? तो जो भी आप चाहें अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अपने मार्जिन को डिसाइड कर सकते हैं। माने कि आपने नॉर्मली ले लिया, ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब बारी आती है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होता है कि जिस पेज पर आप वर्क कर रहे हो उसको देखने का स्टाइल क्या चाहिए आपको। तो दो तरीके से देख सकते हो, या तो पोर्ट्रेट या फिर लैंडस्केप। दो आप यहाँ पे स्टैंडिंग पोजीशन में देख रहे हो उसको, यानी कि वर्टिकल व्यू में जो ज़्यादातर देख रहे हो ऐसे वाला, ठीक है, तो इसको हम पोर्ट्रेट व्यू कहते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ तो उसको लैंडस्केप व्यू बोलेंगे इस तरीके से। ठीक है, साइज हम पहले ही कर चुके। अब डिपेंड करता है क्या किस चीज़ के लिए ले, वो कंडीशन पर डिपेंड कर, डॉक्यूमेंट कैसा, उस हिसाब से इसको हम चेंज कर सकते हैं। हमें कोई एड वाला निकालना है तो उसके लिए अलग से हम ओरिएंटेशन चेंज कर देंगे, इसके जिसमें मोटे मोटे फॉन्ट लिखे हुए होंगे। देन नेक्स्ट इसमें क्या आता है आपका, यहाँ पे आता है कॉलम को चेंज करना। कॉलम क्या होता है, देखो जैसे ये डाटा पूरा लिखा हुआ है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। जैसे इस पर क्लिक करा और यहाँ पे कॉलम पे क्लिक कर देते हैं तो कुछ इस तरीके से आपका डॉक्यूमेंट ऐसा सेट हो गया है। अब ये डॉक्यूमेंट जो भी आपके दो पार्ट में बटा, इसका मतलब ये नहीं कि ये बीच में से अलग अलग हो गया, ऐसा नहीं हुआ। एक्चुअल में कैसे हुआ, पहले यहाँ गया, जाते टाइम आपका यहाँ से जाकर यहाँ से फिर घूम के दोबारा स्टार्ट हुआ। ठीक है, इससे फायदा क्या है कि इसको डॉक्यूमेंट को पढ़ने में काफी आसानी रहती है। अगर नॉर्मल मैं दोबारा कर देता हूँ, नॉर्मल दोबारा से इसको सोचो कि पूरा आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो और बहुत लाइन तक एक सिंगल लाइन पढ़ने का मौका मिल रहा है आपको, पढ़ रहे हो आप इसको, तो शायद आप बीच में लाइन को छोड़ सकते हो, जिससे आपकी पूरे के पूरे पढ़ने का पूरा इंटरेस्ट खत्म हो सकता है पढ़ने का आपका। ठीक है, आप कभी भी देखो, जैसे कि अब अगर हम मालूम है कि भाई हम जब बुक को पढ़ रहे हैं और 2-3 वर्ड रह गए तो हम छोड़ेंगे नहीं कभी भी इसको, तो हम पूरा इसको पढ़ लेंगे। पता है कि भाई 2-3 लाइन और बच रही हैं, शायद इसको बीच में छोड़ सकते हो कि हम कल पढ़ेंगे, लेकिन जो इंटरेस्ट आज आ रहा था क्या होता, कल वाला इंटरेस्ट आए ना आए। ठीक है, तो इसकी सॉल्यूशन निकालने के लिए इसको कॉलम में डिवाइड कर देते हैं, जिससे ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, पेज ज़्यादा बड़ा है तो उसको आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे मैनी कॉलम्स में, यहाँ पे 3 में, या जो भी आप चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। जितना भी सिंगल वर्ड को भी आप यहाँ पे एक उसमें चेंज रख सकते हैं इसको। ठीक है, कॉलम्स नॉर्मली जैसे भी आप चाहें अपने अकॉर्डिंग को सेट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आपके सामने आता है ब्रेक करना। ब्रेक करना हम इंसर्ट के अंदर ही पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें एक ही ऑप्शन था ब्रेक करने का। इसमें क्या है, थोड़े से ऑप्शन इसके अंदर और आ गए हैं। इसमें आप जहां जाएंगे अपने पेज लेआउट के अंदर दिखा रखा है आपको पहला पेज ब्रेक। पेज ब्रेक तो पहले पढ़ चुके, Ctrl+Enter से पेज ब्रेक कर सकते थे। इससे क्या होता था कि जितना डाटा आपके कर्सर से आगे रखा है उतना डाटा यहाँ से ब्रेक होकर नए पेज पर पहुंच जाता है। ठीक है, लेकिन देखो इसमें नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है आपका, कॉलम ब्रेक। कॉलम ब्रेक से क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे कर्सर रखूं तो यहाँ का कॉलम टूट कर इस वाले कॉलम में शिफ्ट हो जाएगा। ट्राई करते हैं, एक बार क्लिक करें, कॉलम करें, हो गया शिफ्ट। तो ऐसे ही यहाँ पे दिखा रखा है टेक्स्ट रैपिंग। अब टेक्स्ट रैपिंग क्या दिखा रखा है, पहले क्लियर करते हैं टेक्स्ट रैपिंग होता क्या है। जैसे ही आप यहाँ पे शेप लेंगे और शेप को यहाँ रखेंगे, लेने के बाद में इसको क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग का ऑप्शन आ जाता है। टेक्स्ट मतलब सॉरी रैपिंग नहीं होता है, वर्पिंग बोलते हैं, टेक्स्ट वर्पिंग कहते हैं उसको। क्लिक करें, आपका जो ऑब्जेक्ट है आपसे वो पूछ रहा है कि हमें मतलब टेक्स्ट में जगह चाहिए जहाँ पे इसको आप सेट करना चाहते हो। तो आपका जो टेक्स्ट है इसको स्पेस देगा आपके बॉक्स को कि कहाँ रखा जाए। तो हमने बोला स्क्वायर वे में ले लो, ऐसा ले लो, तो क्या हुआ देखो आपका जो टेक्स्ट है आपके बॉक्स से बिल्कुल अलग हट गया। अगर मैं इसको अब यहाँ मूव करूंगा तो देखो, ठीक है,
अब ये वही चीज़ थी, आपने कर्सर रखा आपने यहाँ पे, कर्सर करने के बाद में आप जाते हैं अपने लेआउट के अंदर और यहाँ पे जाके चेंज करते हैं टेक्स्ट रैपिंग, क्लिक करें, शिफ्ट हो गया, क्लियर। तो इसमें छोटे मोटे दिखा रखे हैं करने के लिए, कोई ऑड इवन दिखा रखा है, कोई नेक्स्ट पे दिखा रखा है, कंटिन्यू दिखा रखा है, इस तरह से सेट इसको कर पाएंगे हम, ठीक है। इसके बाद क्या आता है यहाँ पे पैराग्राफ सेटिंग। क्या इसमें क्या होता है कि अपने इंडेंट्स को, अपने स्पेसिंग को हम चेंज कर सकते हैं। माने कि जहां पर भी ये रखा हुआ है हम चाहते हैं यहाँ से कुछ इंच के डिस्टेंस या कुछ सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर शिफ्ट हो जाए, तो हम इसको टैब से भी कर सकते हैं। चाहे तो टैब बटन, कीबोर्ड में टैब बटन दिया उससे भी कर सकते हैं। हमें प्रॉपर मेजरमेंट के साथ करना है। हम चाहते हैं तकरीबन 10 सेंटीमीटर इधर की तरफ शिफ्ट हो जाए, एंटर कर दिया, 10 सेंटीमीटर के हिसाब से इधर पूरा इतना पहुंच गया। तो बहुत ही कम करना पड़ेगा हमें, तो 0.2 सेंटीमीटर कर देते हैं, हो गया शिफ्ट। तो ऐसे इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ जाएंगे, आप इसमें अलग सेटिंग दिखा रखी है, इसमें अलग दिखा रखा है, इसमें अलग दिखा रखा है, समझ में आ गया आपको, ठीक है। एंड पोजिशनिंग एंड वर्पिंग दोनों सेम है, जैसे कि जो हमने ऑब्जेक्ट के लिए यूज की थी, दोनों बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज। नेक्स्ट क्या आता है आपका ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड। जब भी आप कोई मल्टीपल शेप लेते हो तो शेप को अप एंड डाउन करने के लिए आप यहाँ पे ब्रिंग फॉरवर्ड का और सेंड बैकवर्ड का यूज करते हो, ठीक है। इसके बाद अगर आपके पास ये ऑप्शन आता है सिलेक्शन पैन। सिलेक्शन पैन ऑब्जेक्ट जब लेते तो अपने आप ही आ जाता है। जैसे कि आपके पास दो रेक्टेंगल्स हैं, तो आप यहाँ सिलेक्शन पैन पे क्लिक करें तो यहाँ पे आप देखेंगे रेक्टेंगल 2 और 3 लिखा हुआ है, ये एज ए लेयर बन गए हैं आपके। तो इन आइज पे क्लिक करें, अपने डॉक्यूमेंट में जो आपका ऑब्जेक्ट दिया हुआ है हम उसको यहाँ से हाइड कर सकते हैं। हाइड करने के बाद वो आपका प्रिंट आउट के अंदर भी नहीं दिखता। अगर मैं कंट्रोल P प्रिंट प्रीव्यू चेक करने के लिए करूंगा तो आप यहाँ देखेंगे हमारे पास 2 बॉक्स थे, लेकिन इस टाइम पे ओनली सिंगल बॉक्स आपके पास में यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। एस्केप करें, क्लिक करें, अब वापस से प्रिंट प्रीव्यू देखें, क्लियर हो गया तो देख सकते हैं। इसका फायदा क्या है, जैसे कि हमारे एक लोगो है, एक लोगो के 5 प्रिंट आउट निकालने हैं हमें, फिर इसको हटा के फिर लोगो लगाना, इसके 5 प्रिंट इसके निकालने हैं, तो बार बार शिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भाई इसको हटाओ, इसको लगाओ, इसको हटाओ, इसको लगाओ, ऐसे कुछ नहीं करना, बस ओनली यहां से इसको हाइड कर लेना है। क्लियर हो गया। अलाइनमेंट को हम पहले भी कर चुके हैं, आपने शेप में अलाइनमेंट करा होगा, इंसर्ट करते जब शेप तो उसमें अलाइनमेंट करा होगा आपने पहले भी। फिर भी दोबारा कर लेते हैं एक बार, फिर दोबारा से। माने कि आपके पास ये ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ये है, एक ये है, एक हमने और ले लिया, एक हमने और ले लिया, ठीक है। हम इन सबको लेफ्ट में, राइट में, या टॉप में, या बॉटम में, या सेंटर में, या हॉरिजॉन्टली वर्टिकली सेट करना चाहते हैं तो हम उनको अलाइनमेंट की हेल्प से ही कर सकते हैं। सभी के सभी ऑब्जेक्ट्स को 1 बाय 1 शिफ्ट के साथ पिक कर लें, जिससे कि आप सभी ऑब्जेक्ट को एक साथ में पिक कर पाएंगे, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक करें अपने अलाइनमेंट पर। करने के बाद हम चाहते हैं सारे ऑब्जेक्ट आपके लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएं, तो आप सारे आपके लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। आप चाहते हैं कि राइट में और सेंटर में हो जाए, या राइट में हो जाए, या टॉप में हो जाए, जैसे भी आप चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। सपोज करो कि हमने सभी को टॉप में सेट कर दिया, लेकिन क्या है सबके बीच में बिल्कुल डिफरेंट स्पेसिस हैं, इसमें कहीं ज़्यादा है तो कहीं कम है, कहीं थोड़ा सा और ज़्यादा है। हम चाहते हैं कि सब में बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस सेट हो जाए। तो जैसे आप अलाइनमेंट पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आता है डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। ये चीज़ें हमने अपने टेबल के टाइम पे पढ़ी थी। टेबल में जो कॉलम्स या रो जो भी थी बिल्कुल इक्वल करना चाहते थे, तो वहाँ पर भी हमने इसका यूज़ करा था। हम डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली करते तो क्या होता है, वो क्लिक करो, ओके, बिल्कुल एकदम इक्वल। ऐसे ही आपका ये अप एंड डाउन है कि आपका वर्टिकल वे में होंगे तो वर्टिकल भी आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है। देन आता है कि अगर हमें इसको ग्रुप में कन्वर्ट करना है तो ग्रुप पे क्लिक करें, और ग्रुप पे क्लिक करते ही सभी को आप एक साथ यहाँ पे सेट रख सकते हैं, ठीक है। ग्रुप को आप वापस से अनग्रुप भी कर सकते हो। आप राइट क्लिक करें, यहाँ जाके इसको ग्रुप में जाएंगे, इसको आप वापस से अनग्रुप करें, या फिर यहाँ जाकर भी इसको चेंज कर सकते हैं, अनग्रुप करें। इस तरीके से आपको सबको रोटेट करना है तो सबको रोटेट भी कर सकते हो। फ्लिप करना है, फ्लिप जानते हो, लेफ्ट से राइट या टॉप से राइट, टॉप से बॉटम, ऐसे सेट कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। तो इसके साथ आपका पूरा पेज लोड पूरा खत्म हो गया है, ठीक है। तो कल हम रेफरेंस टैब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।